दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत महाजनपदों का उदय और मगध राज्य का उत्कर्ष। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं तो इतिहास से आपको कुल मिला के कितने प्रश्न मिलेंगे। लगभग हिस्ट्री से आपको 20 से 25 प्रश्न, 25 ही मान के चलिएगा कि 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। और इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे लगभग आपको 10 से 12 प्रश्न मिल जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से भी आपको अच्छी खासी संख्या में प्रश्न मिलते हैं और एंशियंट से लगभग 5 से 10 प्रश्न आपको औसत में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी टॉपिक से आपको कई प्रश्न हर साल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे पहले, इसके बाद मगध राज्य का जो उत्कर्ष है, इसमें जो पहला वंश आता है हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश में जितने भी राजा हुए हैं उसमें अशोक सबसे इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस। फिलहाल आज का ये जो लेक्चर होगा इसमें हम महाजनपदों का उदय और मगध राज्य का उत्कर्ष दोनों पढ़ेंगे। मगध राज्य के उत्कर्ष में हम जानेंगे हर्यक वंश के बारे में, इसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में, फिर नंद वंश के बारे में। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, अच्छा एक बात याद रखना कि जब बीसी लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब होता है कि ईसा पूर्व। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। देखो यहाँ पर क्या है कि एक टाइमलाइन मानी जाती है। ये टाइमलाइन, इसको आप जीरो नहीं मानेंगे, इसको आप क्या मानते हैं, यहीं पर ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। एक्चुअल में जो जन्म हुआ था वो 4 बीसी में हुआ था, लेकिन इसी को टाइमलाइन मानेंगे। इसके जब आप राइट बढ़ेंगे तो आप इसे एडी लिखते हैं और ईसा से पहले को आप बीसी लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 16 महाजनपद हैं इसके बारे में बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब जो 6वां बीसी था, 6 बीसी, उत्तर पूर्व, यहाँ पर क्या हुआ था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिक से अधिक इस्तेमाल होने लगा। तो प्राचीन इतिहास में आपने देखा होगा कि लोहे का जो ज्ञान हुआ वो बाद में हुआ है। पहले किसका ज्ञान हुआ था, तांबे का ज्ञान हुआ। ठीक है, तांबे के बाद तब लोहे का नंबर आता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिक से अधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि जो उपज थी वो भी बढ़ गई, तो कुछ नए आर्थिक परिवर्तन होने लगे। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल होने लगा तो बहुत सारे शिल्पों का जन्म होने लगा। आम जनता भी शिल्पकारी दिखाने लगी थी। तो इसके बाद जो ऋग वैदिक कबीलाई जनजीवन था वो टूटने लगा। ठीक है, और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण हुआ। तो बुद्ध के समय में, मतलब यानी कि बुद्ध के जन्म के पहले ही अगर आप देखेंगे तो 16 महाजनपदों का जो उदय था वो हो चुका था। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ एक है, उसको याद रखना, नाम क्या है उसका, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक किताब और भी है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो 16 महाजनपद थे, इनको अगर आप देखेंगे, अगर आपकी रुचि है, थोड़ी सी भी रुचि है अगर आपको महाभारत वगैरह में, तो इसमें कई सारे आपको जनपद मिलेंगे जो कि महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, काशी के बारे में आप जानते ही हैं, काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल, ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, यानी कि वर्तमान में इसका जो अयोध्या है वो श्रावस्ती के नाम से जानी जाती थी। फिर अंगराज कर्ण याद आए तो यहाँ पर राजधानी थी चंपा। मगध के बारे में आप लोगों को, जैसे ही आप मगध का ध्यान रखेंगे तुरंत आपको अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर आचार्य चाणक्य याद आएंगे। तो उसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। राजगिरी से आज भी श्रमजीवी एक्सप्रेस चलती है, दिल्ली तक जाती है। फिर एक वज्जी की जो राजधानी थी विदेह या मिथिला। तो मैथिली, अब देखो यहाँ पर मैथिली किसको कहा जाता है, सीता को कहा जाता है, वैदेही भी कहा जाता है। तो ये यानी कि ये वही स्थान है जहाँ पर जनकपुर स्थित रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मल्ल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनारा, पावा, गोरखपुर के आसपास। चेदी, सुक्ति, ये इसको सुक्तिमती का भी नाम से जाना जाता है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास में। और उसके बाद आता है कुरु।
तो यही जो कुरु नामक राज्य था, महाजनपद था, इसके बारे में याद करेंगे तो कौरव पांडव। राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली वर्तमान में। फिर पांचाल, पांचाली की याद आएगी। तो देखो जो पांचाल था ना, ये दो भागों में बटा हुआ था। एक उत्तरी पांचाल था, दूसरा था दक्षिणी पांचाल। तो जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी थी अहिछत्र, और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी थी काम्पिल्य, ये याद रखना। इसके बाद फिर मत्स्य, तो विराटनगर याद आया। विराटनगर में ही अर्जुन जो थे वो जाकर अपना अज्ञातवास काट रहे थे जिस समय आक्रमण हुआ था। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, मथुरा याद आ गया होगा आपको। और इसके बाद अस्मक की राजधानी पोटली थी। फिर अवंती, अवंती वर्तमान में उज्जैनी के नाम से जानी जाती है, और ये भी दो भाग में थी। तो अवंती, उत्तरी अवंती थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? माहिष्मती। अब ये माहिष्मती वो नहीं है बाहुबली वाली, ठीक है, इसको अलग समझना। अब यहाँ पर कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये वही माहिष्मती है। खैर, गांधार, तो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, शकुनी, तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला से आपको ये भी याद आना चाहिए कि जो चाणक्य थे वो तक्षशिला में ही पहले क्या थे? आचार्य थे। और इसके बाद आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी लाजपुर या हाटक, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो सबसे शक्तिशाली था, 16 जो महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली माना जाता था मगध, ठीक है। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी आपको इन 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आपको और बता दें कि बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान समझो। कि एक था कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्य, तो शाक्य वंश में ही तो जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। इसके बाद सुमसुमार गिरी के मग थे, दूसरा उल्लेख मिलता है। अल्लकप के बुली, तीसरा हो गया। चौथा हो गया केसपुत्र के कलाम। पांचवा कौन सा था? राम गाम्र के कोली। फिर कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। इसके बाद पिप्पली वन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो इसमें 8 वज्जी संघ थे और 2 मल्ल, ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद आपको बता दें कि बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली जो राज्य था वो था वैशाली का लिच्छवी। ये बुद्ध के समय का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था लिच्छवी। और बुद्ध के समय 4 जो सबसे शक्तिशाली राजतंत्र थे उसमें कोसल, मगध, वत्स और अवंती आते हैं, ठीक है। कोसल, मगध, वत्स और अवंती। अच्छा, इसमें जो मगध रहा वो प्राचीन काल से लेकर वो मतलब ऑलवेज, हमेशा काफ़ी शक्तिशाली पोजीशन में बना रहा। गांधार तथा कंबोज के क्षत्रियों को एक नाम दिया गया था, वार्ता शस्त्रोपजीविनः। वार्ता शस्त्रोपजीविनः, ये जो टाइटल था वो गांधार और कंबोज के क्षत्रियों को कहा जाता था, वार्ता शास्त्रोपजीविनः। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं मगध राज के उत्कर्ष के बारे में। तो मगध के बारे में जब बात करेंगे तो आपको 4 वंश मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। पहला तो हर्यक वंश, सबसे पहले हर्यक वंश आएगा। 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक शासन रहा हर्यक वंश का। हर्यक वंश के बाद शासन आता है शिशुनाग वंश का, 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक। फिर नंद वंश, जिसमें घनानंद पैदा हुआ, मतलब स्थापना तो इसके पिता ने की थी, लेकिन फिर नंद वंश आता है, घनानंद आता है। 344 बीसी से लेकर 22 साल उसने राज्य किया था। 322 बीसी में उसको पदच्युत करके, उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा था। तो ये 4 वंश याद रखना, ठीक है। और इसका जो क्रम है इसको भी याद रखो। हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर 412 बीसी। शिशुनाग वंश आ रहा है 412 बीसी से लेकर 344 बीसी। अच्छा, बीसी का मतलब ईसा पूर्व से है, ठीक है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 321 बीसी, कहीं कहीं पर 322 बीसी लिखा हुआ मिलता है। और ये कब तक रहा? तो 184 बीसी तक। इसके बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्यों के बाद जो वंश आया था अस्तित्व में वो था शुंग वंश, ठीक है। तो शुंग वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। देखो दोस्तों, यहाँ पर 16 महाजनपदों में एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय ही हुआ था। यानी कि हर्यक वंश के समय जो मगध था वो काफ़ी शक्तिशाली गणतंत्र बनकर उभरा था। बिंबिसार जो था वो पहला शासक और संस्थापक भी माना जाता है।
तो बिम्बिसार जो था ना वो काफ़ी समय तक शासन किया, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बिम्बिसार जो था वो 52 साल तक शासन किया। कब तक? 52 ईयर। 544 बीसी से बैठा वो और 492 बीसी तक चला। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि 544 बीसी से लेकर 492 घटते क्रम में ही तो आएगा ना। जैसे ये जो टाइम लाइन हो गई तो इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पर 544 साल पहले और ये हो गया आपका 492 साल पहले। तो ये घटता है, ठीक है। इसको ऐसे में समझना कि 544 में बैठे तो 492 में कैसे उतर गए, मतलब ऐसा नहीं था। और उतरे नहीं थे। देखो ये जो हर्यक वंश है ना, इसके बारे में एग्जाम में एक प्रश्न अक्सर आता है कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है। तो ये हर्यक वंश ही है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आगे आप देखोगे कि बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। अजातशत्रु की जो हत्या थी उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी जाती है, तो सोवान, ठीक है। इसलिए इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो बिम्बिसार इस वंश का प्रथम और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और सबसे अधिक समय तक इसने शासन भी किया था। बिम्बिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो अजातशत्रु था वो संतुष्ट नहीं हुआ। अंग का राजा तो बन गया था अजातशत्रु, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था, वो राजा बनना चाहता था। और आगे चलकर उसने अपनी इसी हिस्सा के मतलब इसी जो इच्छा के वशीभूत होकर अपने पिता की उसने हत्या भी कर दी थी। तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिवस थी, वर्तमान में जो राजगिरी है यही। और आपको बता दें कि जो मत्स्य पुराण है उसमें बिम्बिसार को क्षैत्रोजस के नाम से और जैन साहित्यों में उसे श्रोणिक की उपाधि दी गई है। तो क्षैत्रोजस और श्रोणिक ये दोनों नाम किसके हैं? ये दोनों नाम हैं आपके बिम्बिसार के, ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ पर एक जीवक नामक राजवैद्य हुआ था, वो भी बिम्बिसार के दरबार में ही रहता था। तो ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आता है ना कि जीवक किसके दरबार में थे या राजवैद्य जीवक किसके दरबार में थे। तो जीवक जो था वो बिम्बिसार का दरबारी था। और ये भी याद रखना कि जो जीवक था राजवैद्य जीवक, उसको अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज में चिकित्सा के लिए बिम्बिसार ने भेजा था। तो 2 पत्नियां थी बिम्बिसार की, एक का नाम था कौशल देवी, दूसरा का नाम था चलन्ना। तो कौशल देवी जो थी ये प्रसेनजीत की बहन थी, प्रसेनजीत जो कि कौशल के राजा थे, और चलन्ना ये लिच्छवी राजकुमारी थी। तो 2 शादियां की थी बिम्बिसार ने, ठीक है। इसके बाद अजातशत्रु के बारे में बात करें। अजातशत्रु 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक आता है। तो अजातशत्रु जो था वो बिम्बिसार का पुत्र था, लेकिन लालच में आकर उसने बिम्बिसार की हत्या कर दी। किसने की थी? अजातशत्रु ने। उसका एक नाम कुणिक भी आता है, ठीक है, कुणिक। तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक किसका शासन रहा? अजातशत्रु का। अच्छा, अजातशत्रु के शासनकाल में ही जो 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था याद करो। ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के समय में ही हुई थी, 483 बीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अजातशत्रु जो था वो साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी और वज्र संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध में मिला लिया। उसके मंत्री का नाम था वत्सकार। तो ये नाम याद रखना, उसका मंत्री था, उसका नाम था वत्सकार। वत्सकार ने क्या किया? वत्सकार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्र संघ पर विजय प्राप्त होती है। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल 2 हथियार उसने बनाए थे। एक था रथ मूसल, दूसरा था महाशिला कंटक। अगर बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी तो आपको वहाँ पर कुछ नए तरीके के हथियार देखने को मिले होंगे। तो वैसे ही कुछ हथियार बनाए थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक नाम के। ये मतलब जो लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने इसका प्रयोग किया था, तो ये याद रखना। और देखो उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि बुद्ध की मृत्यु हो गई। और उसी के बाद क्या किया अजातशत्रु ने जो बुद्ध के अवशेष थे उस पर उसने राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है, ठीक है। और याद रखना कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगिरी की जो सप्तपर्णी गुफा थी वहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया।
और जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल याद रख लो कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। तो पुराणों के अनुसार कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 28 साल तक, और बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार लगभग 32 साल तक अजातशत्रु ने शासन किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। किसने की? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। तो मतलब ये संजोग ही है कि पहले बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या फिर उसका पुत्र उदयन करता है। इसीलिए इसको जो है पितृहंता वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश। तो देखो यहाँ पर उदयन ने कब से कब तक शासन किया, तो 461 बीसी से लेकर 485 बीसी तक शासन किया था। और ये जो वर्तमान में पटना आपका है, जिसको आप मतलब जब आप पढ़ेंगे इतिहास में तो पटना का नाम क्या मिलता है, पाटलिपुत्र मिलता है। उसको कुसुमपुरा के नाम से किसने बसाया था, तो कुसुमपुरा के नाम से उसको उदयन ने ही बसाया था। ठीक है। और उदयन जो था वो जैन धर्म का पोषक था, यानी कि जैन धर्म को मानता था। उदयन जैन धर्मावलंबी था। तो इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था नागदशक। इसको दर्शक भी कहा जाता है। ठीक है, नागदशक, या फिर इसको दर्शक के नाम से जाना जाता है। और दर्शक को पदच्युत कर एक्चुअली में उसकी हत्या कर दी गई थी शिशुनाग के द्वारा। तो शिशुनाग ने मतलब जो नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक, उसको हटाकर पदच्युत कर फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश के बारे में अब पढ़ेंगे हम। शिशुनाग वंश ये कब से कब तक रहा, तो 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक शिशुनाग वंश का उल्लेख मिलता है। तो शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। एक्चुअली में मगध में जितने भी राजा हुए वो साम्राज्य विस्तार के पोषक थे। और हर राजा जो अपने पिछले राजा को मार कर हरा कर जैसे भी बना, वो मगध को और जो है शक्तिशाली बनाता चला गया। तो शिशुनाग ने अवंती और वत्स पर अधिकार कर लिया, उसे मगध में मिला लिया। और इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक की जो भूमि थी वो शामिल थी, मतलब बंगाल से लेकर मालवा तक। तो शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया था, उसने एक काम किया कि 2 राजधानियां बना डाली। एक पाटलिपुत्र जो कि पहले से थी, तो वैशाली को भी अपनी राजधानी उसने बना लिया। क्यों? क्योंकि उसे वज्जियों पर एक कठोर नियंत्रण रखना था। और इसी वंश में काला शोक का भी वर्णन आता है। आपको याद होगा कि जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो काला शोक के समय में ही हुई थी। ठीक है, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, आपको याद होगा। तो इसका एक नाम काकोण भी मिलता है। एक्चुअली में काला शोक का जो शासन था वो 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक रहा। और पुराणों में इसे काकवण भी कहा गया है। ठीक है, 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। और 383 ईसा पूर्व में जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी उसमें ये जो संप्रदाय था वो स्थविर और महासांघिक में बट गया। तो ये याद रखना आप। ठीक है, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो उसका नाम था नंदिवर्धन। तो नंदिवर्धन की हत्या कर दी थी किसने? नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने। तो महापद्मनंद के बारे में जान लो कि पुराणों के अनुसार महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। और पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक के नाम से जाना जाता है। सर्वछत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसे भार्गव की उपाधि भी मिली है। भार्गव का मतलब होता है दूसरे परशुराम का अवतार। तो एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। तो सर्वछत्रांतक, भार्गव, एक राट और एक छत्र की उपाधि किसकी है? महापद्मनंद की है। और महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, उसमें एक था घनानंद। तो घनानंद के बारे में तो आपको खूब अच्छे से याद होगा। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। और इसे कहीं कहीं अग्रमीज के नाम से भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना, कहीं कहीं इसका नाम क्या मिलता है? अग्रमीज। तो उसके बाद क्या हुआ था आपको पता ही है कि घनानंद को हटाकर, घनानंद की हत्या करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है और अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ लगातार चलती रहे तो हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय और एक लाइक और एक शेयर, बने रहिए हमारे साथ।
हम आपका कंप्लीट जो हिस्ट्री है इसी प्रकार से कंप्लीट करवा देंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।